जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। तो आज हम लोग हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर राजा, किसान और नगर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को जब आप पढ़ लीजिएगा तो आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं होगी, पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन है, इसमें कहीं इतना भी छूटने वाला नहीं है। तो बने रहे इस वीडियो तक, अंत तक देखिएगा। मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पूरा बताने वाला हूँ। अगर वीडियो अंत तक देखिएगा, लाइक अगर आपको पसंद आएगा ना तो तभी लाइक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो काल था ना, वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, उसके बाद का जो सभ्यता आया, जो काल आया, वो वैदिक सभ्यता था। इसका काल था 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आया हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो काल था वो 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद आया नागवंश। नागवंश का जो काल था ना, वो 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद आया नंदवंश। नंदवंश जब आया तो उसका काल था 344 से लेकर 321 तक। और 321 में फाइनली आ गया मौर्य वंश। मौर्य वंश 321 से 185 ईसा पूर्व तक रहा। कहीं कहीं आपको क्या आपके एनसीईआरटी बुक में मिलेगा 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक रहा। ऋग वैदिक का जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद आया आपका उत्तर वैदिक का। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा। नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद थे। अगर आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि नंद वंश का संस्थापक कौन थे, तो आप एकदम लगाइएगा महापदम नंद। कौन? महापदम नंद। उसके बाद है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, उसको तो आप कैसे भूल सकते हैं, वो एकदम घमंडी शासक था, उसको आप भूल ही नहीं सकते हैं, घनानंद। ठीक है, वो याद कीजिए, वही थे चाणक्य, जो उनके दरबार में गए थे तो उन्होंने उनको अपमान करके वहां से भगा दिया था। तो उन्होंने ही शपथ लिया कि मैं अपने टिकी को तब तक नहीं बांधूंगा, अपने शिखा को तब तक नहीं बांधूंगा जब तक तुम्हारे साम्राज्य को मिटा न दूं। तो वही चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को वहां का साम्राज्य का राजा बनाया और वहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने मान संभाला। तो चलिए उसके बाद देखते हैं, घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। अगर क्वेश्चन आ जाए ना, चंद्रगुप्त मौर्य किसको हराकर अपने साम्राज्य की स्थापना किए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए, तो वो घनानंद को, नंद वंश के शासक घनानंद को। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता अस्तित्व में आई, तो वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा बसाई गई सभ्यता थी। ये किसके द्वारा बसाई गई सभ्यता थी? तो आर्यों के द्वारा बसाई गई सभ्यता थी। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। अगर आपकी एग्जाम में आ जाए कि यह सभ्यता कैसी थी, तो यह सभ्यता ग्रामीण थी। कैसी थी? ग्रामीण थी। उसके बाद है इसका काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया है। यानी कि निर्धारित किया गया है कि इसका काल जो क्या बोलते हैं वैदिक सभ्यता है, वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अगर आपकी एग्जाम में आ जाए कि आर्यों की भाषा कैसी थी, तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। उसके बाद इस समय ऋग्वेद लिखा गया, यानी कि आर्यों ने क्या किया, ऋग्वेद को लिखा। कब? वैदिक सभ्यता में। ठीक है, देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने 1830 के दशक में ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाल लिया। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा कि वो जो जेम्स प्रिंसेप थे वो कहाँ, किस कंपनी का अधिकारी थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी थे। कितने सन में ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि को उन्होंने पढ़ा था, यानी कि अर्थ निकाला था? तो 1830 में। ठीक है, कौन कौन से लिपि? तो ब्राह्मणी लिपि और खरोष्टी लिपि। चलिए आगे, आरंभिक अभिलेख तथा सिक्कों में इन्हीं लिपियों का उपयोग किया गया था। यानी कि आरंभिक अभिलेख तथा सिक्कों में इन्हीं लिपियों का उपयोग किया गया था। कौन लिपि? तो ब्राह्मणी लिपि और खरोष्टी लिपि। चलिए आगे देखते हैं। जेम्स प्रिंसेप ने
पता लगा लिया कि अधिकतर अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी लिखा है। क्या लिखा है? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी मीन्स क्या होता है? मनोहर। क्या होता है? मनोहर। ठीक है, प्रियदर्शी अर्थात मनोहर मुखाकृति वाला राजा, यानी कि एक सुंदर मुख वाला राजा। किसका अर्थ होता है? प्रियदर्शी का। उसके बाद देखिए, कुछ अभिलेखों में राजा का नाम अशोक भी लिखा मिला है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो अशोक था। ठीक है, अभिलेख तथा अभिलेख शास्त्र पत्थर, धातु तथा मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहा जाता है। यानी कि आपके एग्जाम में आ जाए कि अभिलेख किसे कहते हैं, तो एकदम बेहिचक आप लोग लिख सकते हैं कि अभिलेख शास्त्र पत्थर, धातु तथा मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख को हम लोग अभिलेख कहते हैं या फिर अभिलेख कहा जाता है। जो भी व्यक्ति अभिलेखों को बनवाते थे उनमें उन लोगों की उपलब्धियां, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य तथा उनके विचारों को लिखा जाता था। यानी कि उनका विचार किस प्रकार का था, वो किस उद्देश्य से बनवा रहे हैं, ये पूरा चीज लिखवाया जाता था। चलिए, अधिकतर अभिलेख राजाओं के क्रियाकलाप, यानी कि राजाओं के क्रियाकलाप, विजय अभियान तथा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा देते हैं। जैसे अभी के टाइम में भी लोग अगर दान देते हैं या फिर कहीं धार्मिक स्थान पर कोई मंदिर वगैरह या फिर कुछ भी बनवाते हैं तो एक शिलालेख बनवाया जाता है, उस पर उनका नाम, ग्राम, यानी कि जो पूरा डिटेल्स दिया जाता है। उसी प्रकार पहले के जमाने में भी ऐसे अभिलेख को लिखकर वहां पे चिपकाया जाता था, पत्थर के शिला पे, वो जो पत्थर होता है ना उस पे लगाया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है कुछ अभिलेखों में इनके निर्माण की तारीख भी मिली है, यानी कि बहुत से ऐसे अभिलेख हैं जिनमें निर्माण की यानी कि बनाने की तारीख भी मिली है। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे, यानी कि बहुत ऐसे अभिलेख थे जो प्राचीनतम भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत भाषा आम जनता की भाषा थी, यानी कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्राकृत जो भाषा थी वह किसकी भाषा थी, तो आम जनता की भाषा थी। इसके अलावा तमिल, पाली, संस्कृत जैसी भाषा के शब्द भी अभिलेखों में मिले हैं। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि और कौन कौन से भाषा है जो अभिलेखों में मिले हैं, तो वो है तमिल, पाली, संस्कृत, ये चीज मिले हैं। उसके बाद है अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए अभिलेख शास्त्र किसे कहा जाता है, तो अभिलेखों के अध्ययन जिस चीज के हिसाब से किया जाता है, जिसके माध्यम से किया जाता है, उसे ही अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। चलिए, जनपद और महाजनपद। देखिए, जनपद किसे कहते हैं? जन जोड़ पद, अर्थात जहां लोग आकर बस जाए, ऐसा क्षेत्र है जहां लोग निवास करते हैं, यानी कि जहां लोग जाके कुछ बस जाए, लोग वहां पे रह रहे हैं, उसे ही हम लोग जनपद कहते हैं। जैसे गांव वगैरह हो गया, कहीं पे कुछ नहीं है, धीरे धीरे लोगों ने आके वहां पे बस गया, उसे हम लोग क्या कहेंगे? जनपद कहेंगे। ठीक है, महाजनपद किसे कहेंगे? महाजनपद, यानी कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व कई जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, यानी कि कई ऐसे जनपद थे जो महत्वपूर्ण हो गए थे, अपना स्थान रखते थे ऊंचे ऊंचे जगहों पे, वैसे। ठीक है, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा था। यानी कि जब कोई भी चीज जब धीरे धीरे आगे डेवलप करने लगेगा ना, तो उसका एक अपना अस्तित्व हो जाएगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, यानी कि जो भी महाजनपद होता था उसका एक राजधानी होती थी। इन राजधानियों की किलेबंदी की गई थी। किलेबंद राजधानी का रखरखाव सेना तथा नौकरशाहों द्वारा किया जाता था। किले का जो रखरखाव था वो सेना तथा नौकरशाहों के द्वारा, यानी कि सेना के द्वारा और नौकरों के द्वारा वहां उसका रखवाली किया जाता था। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, यानी कि जो भी महाजनपद होता था वहां पे राजा का ही शासन होता था। चलिए आगे।